आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस के 6 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन किए थे और कुछ एक चीज़ें मैंने आप लोगों से पूछी थी, लेकिन इस वीडियो में हम क्या सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास, लाइक इंडिया व्हाई कुड डेमोक्रेसी नॉट टेक रूट्स इन पाकिस्तान डिस्पाइट द फैक्ट दैट बोथ द कंट्रीज शेयर अ कॉमन पास्ट। यानी कि इंडिया और पाकिस्तान का सेम ही पास्ट था, सेम ही इतिहास था, तो इस कारण के बावजूद भी इंडिया की तरह पाकिस्तान के अंदर एक स्टेबल डेमोक्रेसी क्यों नहीं है, आज भी पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी अपनी जड़ें क्यों नहीं बना पाई, वो हमें बताना है। अब देखो, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सारा का सारा कुछ याद करो, तो मैं आपको क्या है हिंदी में पॉइंट्स बताती जाऊंगी और आपको क्या है उसे पेपर के अंदर इंग्लिश में लिखाना है। आपको कोई भी कंफ्यूजन वहां पे नहीं आने वाली। तो पहला पॉइंट है कि पाकिस्तान के अंदर क्या है, इंटरनेशनली सपोर्ट है ही नहीं डेमोक्रेटिक रूल का, यानी कि कोई और कंट्री या यूएसए वगैरह उसको क्या है एनकरेज ही नहीं करती अपने फायदे के लिए कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी आए। सेकंड पॉइंट है कि जब पाकिस्तान का इंडिया के साथ युद्ध हुआ था तो उस दौरान क्या है, जो पाकिस्तान की पैरामिलिट्री ग्रुप्स थे या जो मिलिट्री फोर्सेस थी वो और ज़्यादा पावरफुल हो गई थी, जिस वजह से जो पॉलिटिकल पार्टीज और जो डेमोक्रेसी थी पाकिस्तान के अंदर वो फिर से चली गई। और तब पाकिस्तान के कुछ एक लोग मिलिट्री रूल को सपोर्ट भी कर रहे थे कि मिलिट्री ने ही हमें क्या है इंडिया से बचाया है। थर्ड पॉइंट है कि सोशल डोमिनेंस थी वहाँ पे, यानी कि वहाँ पे लोग क्या है अपनी धौंस जमाते थे, जैसे कि मिलिट्री, कलर्जी या फिर ऐसे लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड्स है या एरिस्टोक्रेसी, तो वो सारे क्या है वहाँ पे अपनी डोमिनेंस दिखाया करते थे, जिस वजह से जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती थी उसको क्या है सत्ता से उठाकर फेंक दिया जाता था और फिर से मिलिट्री गवर्नमेंट आ जाती थी। फोर्थ पॉइंट है कि पाकिस्तान के अंदर ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म भी बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से डेमोक्रेसी स्टेबल नहीं हो पाती। और देखो, अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो आपको उसके अंदर क्या 6 पॉइंट्स ही लिखने हैं, तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स है, मैं 2 पॉइंट्स आपको और बता देती हूँ। फिफ्थ पॉइंट है कि वहाँ पे क्या है करप्शन बहुत ज़्यादा था, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज आ भी जाती थी तो वो क्या है करप्शन करने लगती थी, जिस वजह से लोगों का विश्वास उस पॉलिटिकल पार्टी से उठ जाता था। और 6 पॉइंट है कि वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, यानी कि कभी कोई सरकार आ जाती, कभी मिलिट्री आ जाती, कभी डेमोक्रेसी आ जाती, तो जिस वजह से वो सारा सिस्टम वहाँ का डगमगा गया था। तो ये थे कुछ पॉइंट्स कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी क्यों नहीं इस्टेब्लिश हो पाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन द सार्स एंड द यूरोपियन यूनियन एज अ अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमें सार्स और यूरोपियन यूनियन में डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले यूरोपियन यूनियन के बारे में जानते हैं, फिर जानेंगे सार्स के बारे में। देखो, अगर इस तरीके से डिफ्रेंसिएशन का क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें एक बात ज़रूर से लिखना कि आप लोगों को क्या है बीच में लाइन ड्रॉ कर लेनी है और फिर क्या है 6 से 7 पॉइंट्स के अंदर उनको डिफ्रेंशिएट कर लेना है। इस तरीके से करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर मैंने आपको उस तरीके से ऐसे नहीं करवाए, क्योंकि देखो ज़रूरी नहीं है कि इस तरीके का क्वेश्चन आपका 6 नंबर में आए, हो सकता है ये EU वाला क्वेश्चन डायरेक्ट 6 नंबर में आ जाए, तो इसलिए आपको क्या है हेल्प मिलेगी उसके अंदर, जिस वजह से मैंने इस तरीके से आपको करवाए हैं। तो देखो, जो EU है ना उसकी क्या है दुनिया के अंदर सबसे बड़ी इकोनॉमी है और उसकी GDP है $12 ट्रिलियन, जो कि 2005 के अंदर थी। बहुत ज़्यादा इनकम होती है ये। और EU की जो करेंसी है यूरो, वो क्या है डॉलर को भी थ्रेट दे सकती है, यानी कि हो सकता है आने वाले समय में USA के डॉलर से ज़्यादा अहमियत हो यूरो की। और तो और जो यूरोपियन यूनियन है वो क्या है वर्ल्ड ट्रेड के अंदर 3 गुना ज़्यादा शेयर करता है यूनाइटेड स्टेट्स से। अब मान लो USA का वर्ल्ड ट्रेड के अंदर क्या है सिर्फ 3% शेयर है, तो उसका 3 गुना यानी कि 9% शेयर क्या है यूरोपियन यूनियन का होगा। ये क्या एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है, मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए समझाया है। और EU की इकोनॉमिक पावर की वजह से क्या है ये जो इसके नेबर्स हैं एशिया और अफ्रीका के अंदर, उनको भी ये क्या है इन्फ्लुएंस करता है। और यूरोपियन यूनियन का प्रभाव हमें क्या है इंटरनेशनल इकोनॉमिक जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसमें भी उसका प्रभाव देखने को मिलता है हमें। और EU के पास क्या है पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक दोनों ही तरह के क्या है इन्फ्लुएंस है, यानी कि ये क्या है पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली दोनों तरीके से ही क्या है दूसरों पर प्रभाव डालती है। और जो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है फ्रांस, उसकी क्या है परमानेंट सीट है UN सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, जो कि बहुत बड़ी बात है। और इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के क्या है बहुत सारे नॉन परमानेंट मेंबर्स भी है UN सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। और जिस वजह से यूरोपियन यूनियन ने क्या है USA के ऊपर भी प्रभाव डाला है, जो कि उसकी पॉलिसी थी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर। उसमें भी क्या है यूरोपियन यूनियन ने USA की पॉलिसी के ऊपर प्रभाव डाला था।
अब देखो ये जो यूरोपियन यूनियन वाले हैं ना, ये लड़ाई दंगे में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते। ऐसा नहीं है कि चलो भाई कुछ भी थोड़ा बहुत कह दिया तो मिलिट्री लेकर खड़े हो जाएंगे, नहीं। ये क्या है, नेगोशिएशंस, डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट, इन सब के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं। मान लो ये क्या है, मिलिट्री फोर्सेस का ज़्यादा यूज़ नहीं करते। ये चाहते हैं कि हम बातचीत से ही सारा कुछ सॉर्ट आउट कर लें। और कुछ एक जगह हमें इसकी मिलिट्री फोर्सेस भी एकदम इफ़ेक्टिव देखने को मिली है, जैसे कि इसका केस हुआ था चाइना के साथ ह्यूमन राइट्स के ऊपर और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में। तो देखो अब आता है हमारे पास सार्स। तो सबसे पहले मैं आपको सार्स की फुल फॉर्म बता देती हूँ। उसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो ये जो सार्स है ना, वो बनाई गई थी 1985 के अंदर, और ये बनाई गई थी ढाका में। तो ये जो ढाका है ना, वो बांग्लादेश की कैपिटल है। और सार्स के अंदर जो मेंबर्स हैं उनके नाम है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव्स। अब सार्स के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जान लेते हैं, यानी कि सार्स क्या क्या काम करता है या उसके क्या क्या उद्देश्य हैं। पहला है कि प्रमोशन करे कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस का, यानी कि ये जो कंट्रीज है वो दूसरों के ऊपर डिपेंड ना हो, वो क्या है, अपने ही ऊपर डिपेंड हो अपनी ज़रूरतों के लिए। दूसरा पॉइंट है कि ये जो सार्स वाली कंट्रीज है उनकी क्या है, सभी की इकोनॉमिक ग्रोथ हो। तीसरा पॉइंट है कि ये जो सभी कंट्री के मेंबर्स हैं वो क्या है, कोलैबोरेट करते रहे, यानी कि मिलते रहे। और साथ ही ये लोग क्या है, कोऑपरेट करें इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्निकल और साइंटिफिक फ्रंट पर। और ये सार्स की सभी कंट्रीज चाहती हैं कि उनका क्या है, म्यूचुअल ट्रस्ट हो, यानी कि वो एक दूसरे के ऊपर विश्वास करें और उनमें क्या है, अंडरस्टैंडिंग हो, यानी कि वो एक दूसरे को समझे। फिफ्थ पॉइंट है कि वो क्या है, रीजनल कोऑपरेशन करे, यानी कि एक दूसरे के साथ मिलकर रहे। सिक्स पॉइंट है कि जितना भी आतंकवाद फैल रहा है इस दुनिया के अंदर और ड्रग्स की स्मगलिंग हो रही है, उन सभी को भी क्या है, रोका जाए। और उनका एक इनिशिएटिव यानी कि साउथ एशिया ने एक कदम और उठाया था कि वो क्या है, कॉरपोरेशन करे सभी चीज़ों पर। और इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के लिए साउथ एशिया ने साफ्ता भी बनाया था, जिसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। यहाँ पे साहा लिखा हुआ है जो कि गलत है, उसे सही कर लेना, उसकी जगह साफ्ता आएगा और जिसका मतलब है साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट वर द मेजर चैलेंजेस ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी इन इंडिया। यानी कि जब इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी बनाई जा रही थी तब इंडिया को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े थे, क्या क्या मुश्किलें आई थी, वो हमें बताना है। तो इंडिया के अंदर जो पहला जनरल टेस्ट हुआ था ना, वो बहुत ही बड़ा टेस्ट था डेमोक्रेसी के लिए इंडिया के अंदर, क्योंकि उस समय क्या है, बहुत सारे गरीब और अनपढ़ लोग थे जिनको क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में समझ ही नहीं थी। और ये बात सिर्फ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही नहीं हो रही है, ये बात क्या है, बहुत सारी कंट्रीज़ पे लागू होती है कि जिनका जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन था वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं गया था, लेकिन फर्स्ट जनरल के इलेक्शन के बाद से ही कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके अंदर क्या है, आज भी डेमोक्रेसी चली आ रही है। जैसे कि यूरोप की कुछ कंट्रीज़ हो गई, नॉर्थ अमेरिका की कुछ कंट्रीज़ हो गई। और उस समय क्या था, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के अंदर बहुत सारे जो लोग थे वो क्या है, पढ़े लिखे नहीं थे। और जैसे टाइम बीतता गया, यूरोप के अंदर क्या है, वोटिंग राइट्स अभी वुमेन को भी नहीं दिया गया। इसका मतलब ये है कि देखो, दिक्कत तो क्या है, शुरू शुरू में सभी कंट्रीज के पास आती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के पास ही आई। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने क्या है, एक्सपेरिमेंट किया यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के ऊपर, जो कि बहुत ही ज़्यादा बोल्ड और रिस्की दिख रहा था। और यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे क्या होता है कि जो 18 साल से बड़े लोग हैं वो क्या है, वोट कर सकते हैं एक कंट्री के अंदर। और इसके अलावा जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी वो ये थी कि जो इलेक्शंस थे वो 2 बार पोस्टपोन हो गए थे और फाइनली हुए थे अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 के बीच में। और लेकिन उनको क्या है, 1952 का ही जनरल इलेक्शन माना जाता है। और इलेक्शन में टोटल क्या है, 6 महीने लग गए थे उस समय। और उस समय क्या है, कंपटीशन भी हमें देखने को मिला था। मान लो एक सीट के लिए क्या है, कम से कम 4 कैंडिडेट थे उधर। और जिस तरीके से लोग वोट देने के लिए आ रहे थे वो बहुत ही काबिले तारीफ था। और इलेक्शन के दिन ऐसे लोग जो क्या है, एलिजिबल वोटर्स हैं, यानी कि ऐसे लोग जो वोट दे सकते हैं, उनमें से आधे से ज़्यादा लोग क्या है, वोट देने के लिए आ रहे थे। और जब इलेक्शन के रिजल्ट को घोषित किया गया तब क्या है, ये मान लिया गया जो इलेक्शन थे ना वो बहुत ही ज़्यादा फेयर थे, यानी कि उनमें कोई भी किसी भी तरह की कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर घफलेबाजी इलेक्शंस में नहीं हुई थी। और जो लोग हार गए थे इलेक्शन में, इवन वो भी ये चीज़ मान रहे थे कि इलेक्शन अच्छे थे, फेयर थे। और जो लोग इंडिया की इस इलेक्शंस को बोल रहे थे कि ये सक्सेसफुल नहीं होंगे, उनके मुंह पर भी चांटा लग गया और इलेक्शन क्या है, सक्सेसफुल रहे।
और टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या है एक पोल कराया जिसमें ये पता चला कि जो एक्सपेरिमेंट था यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का वो रिस्की तो था इंडिया की कंट्री के लिए, और इंडिया के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर के जो लोग थे वो भी क्या है बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे इस एक्सपेरिमेंट से इंडिया की। और ये जो जनरल इलेक्शन हुए थे 1952 में वो क्या है एक लैंडमार्क बन गया था डेमोक्रेसी की हिस्ट्री के अंदर पूरे वर्ल्ड में। देखो मैं आपको फिर से बता रही हूँ आंसर क्या है, पॉइंट्स में लिखना है तो प्लीज आंसर को पॉइंट में लिख देना। मैं यहाँ पे आपको चीजें क्लियर करने के लिए पॉइंट्स में आंसर नहीं बता रही हूँ। और अब इस बात पर भी बहस खत्म हो गई थी कि एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं करवाया जा सकता जब तक एक कंट्री के अंदर गरीबी हो या लोग पढ़े लिखे ना हो। तो ऐसी कंडीशन को भी इंडिया ने क्या प्रूव कर दिया क्योंकि इंडिया के पास दोनों ही तरह के लोग थे और डेमोक्रेटिक इलेक्शन सक्सेसफुल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द अर्ली इनिशिएटिव्स टेकन बाय प्लानिंग कमीशन फॉर बिल्डिंग न्यू इंडिया, यानी कि ऐसे क्या कदम उठाए गए प्लानिंग कमीशन के द्वारा एक नया इंडिया बनाने के लिए, वो हमें बताना है। तो इसका आंसर देखती हैं। तो देखो यूएसएसआर की तरह ही इंडिया का प्लानिंग कमीशन था ना, उसने क्या है 5 ईयर प्लान्स को अडॉप्ट किया था, यानी कि हर 5 साल के लिए क्या है प्लान्स बनाए थे। और ये बहुत ही सिंपल आइडिया था जिसके अंदर इंडिया की गवर्नमेंट क्या है कितना खर्चा होगा आने वाले 5 सालों के लिए वो सारा कुछ क्या है प्लान करेगी। सेकंड पॉइंट है कि जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है इस बजट के अकॉर्डिंग क्या है 2 हिस्सों में डिवाइड कर दी गई थी। पहला था नॉन प्लान बजट, यानी कि जो क्या है एनुअली स्पेंड होता है, यानी कि जो हर साल लगेगा ही लगेगा, और दूसरा था प्लान बजट जो आने वाले 5 सालों के लिए था। थर्ड पॉइंट है कि जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान निकाला गया दिसंबर 1951 के अंदर, तब क्या है बहुत सारी एक्साइटमेंट हो गई पूरी कंट्री में और हर सेक्टर के जो लोग थे चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, फार्मर हो, पॉलिटिशियंस हो, उन सब ने क्या है इस 5 ईयर प्लान के ऊपर डिस्कस किया और डिबेट भी किया। फोर्थ पॉइंट है कि लोगों की एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ गई जब क्या है सेकेंड 5 ईयर प्लान लॉन्च किया गया 1956 के अंदर। यहाँ पे 1961 दे रखा है जिसको करेक्ट करके 1956 कर लेना। और 1961 में किया गया था थर्ड प्लान लॉन्च और उसके बाद में फोर्थ प्लान क्या है स्टार्ट हुआ था 1966 के अंदर। और अब क्या होता है जो नोवेलिटी है यानी कि जो नई बात होती है ना प्लानिंग के अंदर, अब वो धीरे धीरे क्या है कम होना शुरू हो जाती है और इंडिया को क्या है एक्यूट इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस करना पड़ता है, यानी कि इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा इश्यूज आ जाते हैं, कंट्री के अंदर क्राइसिस आ जाते हैं। कुछ इस कारण की वजह से, कुछ और कारणों की वजह से क्या है एक प्लान हॉलीडे प्लान की जाती है, यानी कि इन प्लान्स को 2-3 सालों के लिए रोक दिया जाता है 5 ईयर प्लान्स को। और बहुत सारे लोग अब क्या इसको क्रिटिसाइज कर रहे थे, यानी कि इसका विरोध भी कर रहे थे। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, एक्सप्लेन द मेजर इश्यूज विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मल स्प्लिट ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन 1969, यानी कि हमें वो कारण बताने हैं, वो इश्यूज बताने हैं जिनकी वजह से जो कांग्रेस है वो 2 भागों में टूट गई थी 1969 के अंदर। और ये 1 मार्क का क्वेश्चन याद रखना कि कांग्रेस का स्प्लिट हुआ था, यानी कि कांग्रेस 2 हिस्सों में बिखरी थी 1969 में। तो इसका आंसर देखते हैं। तो देखो जो कांग्रेस है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई थी 1969 में और वो हुआ था प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के दौरान। तो जानते हैं क्या हुआ था उस दौरान। पहला पॉइंट है कि इंदिरा गांधी की रिजर्वेशन के बावजूद भी जो सिंडिकेट थे उन्होंने क्या है नीलम संजीवा रेड्डी को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए उसको नॉमिनेट कर दिया था एक कैंडिडेट की तरह। तो इंदिरा गांधी की पार्टी के अंदर ही क्या थे सिंडिकेट भी थे, यानी कि जो बड़े बड़े लीडर थे, जो बहुत पुराने लीडर थे ना कांग्रेस पार्टी के, उन्हें क्या है सिंडिकेट कहा जाता था। सेकंड पॉइंट है कि इंदिरा गांधी ने सिचुएशन को संभालने के लिए क्या किया, अपनी ओर से जो मिस्टर वीवी गिरी हैं उनको क्या है नॉमिनेट कर दिया प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। अब देखो एक ही पार्टी के अंदर इंदिरा गांधी ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया और दूसरी ओर क्या है सिंडिकेट ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। और ये तब की बात हो रही है जब दोनों ही पार्टी क्या है एक थी। तो थर्ड पॉइंट है कि इलेक्शन के दौरान जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे एस नीलांजना गप्पा, उन्होंने क्या है सभी एमपीज और एमएलएस को कहा कांग्रेस के कि आप क्या है नीलम संजीवा रेड्डी के लिए वोट करें, जो कि सिंडिकेट की ओर से खड़ी हुई हैं इस इलेक्शन में। तो आप क्या है कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, सारी चीज़ें क्लियर कर लेना। कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, जल्दी से पूछ लो। दूसरी और क्या है जो इंदिरा गांधी थी ना वो भी यही कह रही थी कि आप लोग क्या है अपनी दिमाग की सुने और आपको क्या करना है वो आपको भी पता है। और इसीलिए जो साइलेंटली सभी एमपी और एमएलए थे ना वो इंदिरा गांधी की ओर थे और वो वीवी गिरी को ही सपोर्ट कर रहे थे।
और प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने क्या है ओपनली वोट टू वोट के लिए सबको बुलाया जिस तरीके से वो लोग चाहते थे। फिफ्थ पॉइंट है कि जो इलेक्शन थे वीवी गिरी के फेवर में गए, यानी कि अल्टीमेटली क्या है इंदिरा गांधी के फेवर में ही गए, और जो डिप्लोमेटिक एफर्ट थे एन संजीवा रेड्डी के लिए लगाए गए थे वो हार गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है ये जो हार थी एन संजीवा रेड्डी की, उसने क्या है कांग्रेस के अंदर स्प्लिट ला दिया था, यानी कि कांग्रेस दो हिस्सों में बिखर गई थी। पहली थी कांग्रेस ओ, जो कि थी ऑर्गेनाइजेशन लेड बाय सिंडिकेट, जिसके अंदर सिंडिकेट्स थे, यानी कि जो बड़े बड़े लीडर्स थे कांग्रेस के, और जिसे ओल्ड कांग्रेस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कांग्रेस आर, देखो इंदिरा गांधी में आर आता है और कांग्रेस आर में भी आ रहा है, तो इसे याद रख लेना। और ये थी कांग्रेस रिक्वेशनिस्ट, और जिसे इंदिरा गांधी ने लीड किया था, जिसे न्यू कांग्रेस भी कहा जाता है। तो अब आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, What were the major conflicts between the parliament and judiciary during the leadership of इंदिरा गांधी? यानी कि जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तब क्या क्या झगड़े हुए थे पार्लियामेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट रन कर रही थी उसके बीच, या जुडिशरी के बीच, यानी कि जो कोर्ट का सिस्टम था या जो लॉज थे उसके बीच, जुडिशरी यानी कि जो लॉज वगैरह देखती है उसके बीच क्या क्या झगड़े थे वो हमें बताना है। तो इसका आंसर देखते हैं कि बहुत सारे डिफरेंसेस थे जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में। तो पहला पॉइंट है, तो जुडिशरी ने क्या है पार्लियामेंट से ये क्वेश्चन किया था कि क्या जो फंडामेंटल राइट्स है वो पार्लियामेंट उसमें चेंजेस ला सकती है या छोटे कर सकती है उन राइट्स को, और इस चीज़ पर आंसर देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकती। और दूसरा कॉन्फ्लिक्ट ये था कि क्या पार्लियामेंट जो राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट है, उसे क्या वो घटा सकती है उसमें कुछ चेंजेस करके। लेकिन फिर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट ऐसा सुधार नहीं कर सकती कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और तीसरा पॉइंट है कि पार्लियामेंट ने क्या है कुछ सुधार कर दिए थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये कहकर कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है उनको हम थोड़े छोटे इसलिए कर रहे हैं कि ये क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो हमारा, उसको अफेक्ट करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या है ये भी रिजेक्ट कर दिया। तो इन 3 पॉइंट्स में हमें क्या है सुप्रीम कोर्ट और जो रनिंग गवर्नमेंट है उसके बीच में डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। और इस कारण की वजह से ही क्या है जो रिलेशनशिप था गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में वो और भी ज़्यादा क्या है कड़वा होता चला गया। और आगे चलकर 2 और डेवलपमेंट्स ऐड हुई जिनके बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन बन गया जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में। तो क्या होता है 1973 के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट जैसे ही डिसीजन लेता है केशवानंदा भारती केस पे, उसके बाद में क्या होता है जो पोस्ट होती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की वो खाली हो जाती है। तो अब बारी आती है नया चीफ जस्टिस चुनने की इंडिया को, और हर बार यही होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर जज है उनको क्या है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है। लेकिन 1973 के अंदर क्या होती है जो गवर्नमेंट है वो 3 सीनियर जजेस को साइड में रख के जो चौथे नंबर पर जज आते हैं एएन रे, उनको क्या है चीफ जस्टिस बना देते हैं इंडिया का, उनको चीफ जस्टिस अपॉइंट कर लेती हैं। मतलब देख रहे हो कितना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जो पहले नंबर पे ही जो जज था उसको बन जाना चाहिए था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन जो चौथे नंबर पर जज आता है उसको आप लोग क्या है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना रहे हो। तो उसके बाद क्या है और ज़्यादा कलेश हो गया पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में। और इस कहानी के अंदर क्लाइमैक्स तो तब आता है जब हाई कोर्ट क्या है इंदिरा गांधी के इलेक्शंस को इनवैलिड ठहरा देता है, यानी कि इन इलेक्शंस के ऊपर क्या है आरोप लगाए जाते हैं कि इलेक्शन सही से कंडक्ट नहीं करवाए गए और ये इलेक्शंस क्या है इनवैलिड है। तो अब आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 3 एलिमेंट्स ऑफ कंसेंसस व्हिच हैव एमर्ज्ड अमंग मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन ऑफ 1989। यानी कि 1989 के लोकसभा जो इलेक्शंस हुए थे उनके बाद में हमें 3 ऐसे एलिमेंट्स यानी कि 3 ऐसी चीज़ें बतानी है जिन पर सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ की क्या है एक राय थी, जिनके लिए कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, जिनके लिए सब लोग सहमत थे, वो हमें बतानी है। तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आई थी उनको सभी ने क्या है एक्सेप्ट किया था। कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं थी जो क्या है इस इकोनॉमिक पॉलिसी के खिलाफ हो। सेकंड पॉइंट है कि सभी पार्टीज़ ने ये एक्सेप्ट किया था जो बैकवर्ड कास्ट है उनका भी रोल क्या है पार्टीज़ के अंदर आना चाहिए, बैकवर्ड कास्ट को भी क्या है रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। तो इन पे भी सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ की एक आम राय थी। और पॉलिटिकल पार्टीज़ ये भी चाहती थी कि जो ओबीसीज है यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट है उनका भी क्या है पावर शेयरिंग के अंदर एक रोल हो, यानी कि उनको भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर पावर्स दी जाए।
थर्ड पॉइंट है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ये मान लिया था कि जो स्टेट लेवल पार्टीज़ है उनको भी क्या है अब इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो सेंट्रल लेवल पार्टीज़ हैं वही क्या है सब कुछ मैनेज करे, तो ऐसा नहीं था। अब क्या है स्टेट लेवल पार्टीज़ को भी आगे लाना चाहिए ताकि वो प्रॉब्लम्स को क्या है समझ कर गवर्नमेंट को और ज़्यादा अच्छे से स्मूथ चला पाए और पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे क्या है उभर कर सामने आए। फोर्थ पॉइंट है कि यहाँ पे जोर दिया गया प्रेगमेटिक कंसिडरेशन को बजाय की आइडियोलॉजिकल पोजीशंस की, यानी कि अब जो पॉलिटिकल अलायंस बनते थे, यानी कि अब जो पार्टीज गठबंधन किया करती थी वो क्या है कोई आइडियोलॉजी के बेस पर नहीं था। अब क्या है जो रियल सिचुएशन थी उसको देखकर एग्रीमेंट किया जाता था, ना कि आइडियोलॉजी को देखकर। और अब जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो पावर शेयरिंग के ऊपर भी क्या है ध्यान देने लगी थी। तो ये थे कुछ एलिमेंट्स जिनके ऊपर सभी पॉलिटिकल पार्टीज की एक आम राय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाईलाइट एनी टू मेजर चेंजेस दैट टुक प्लेस इन इंडियन पॉलिटिक्स आफ्टर 2014 एंड ऑल्सो नेम एनी टू वेलफेयर प्रोग्राम्स दैट मेड वुमेन द रियल बेनिफिशरीज। यानी कि हमें दो ऐसे बड़े चेंजेस बताने हैं जो कि क्या है इंडियन पॉलिटिक्स में आए 2014 के बाद में, और उसमें भी हमें क्या है दो ऐसी वेलफेयर प्रोग्राम बतानी है जिनकी वजह से क्या है वुमेन्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला, उनका बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। तो पहला पॉइंट है कि अब क्या है कास्ट और रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स से क्या है डेवलपमेंट और गवर्नेंस ओरिएंटेड पॉलिटिक्स हो गई। ये 1 मार्क का क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि क्या चेंजेस आई 2014 के बाद में। तो यहाँ पे चेंजेस ये आए कि अब जो गवर्नमेंट है वो क्या है डेवलपमेंट और गवर्नेंस बेस है, ना कि कास्ट और रिलीजन बेस। ओके, तो इसको आपको थोड़ा सा बड़ा करके और लिख देना है क्योंकि 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। क्योंकि अब पार्टी क्या है धर्म वगैरह को अपना मुद्दा नहीं बनाती, बल्कि क्या है अब डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देती है। दूसरा चेंजेस ये था कि अब क्या है इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम्स लाई गई जो कि बड़े लेवल पर थी, यानी कि अब क्या है गरीबी हटाने के लिए बहुत बड़े लेवल पे क्या है इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम्स लाई गई, जिससे क्या है लोगों का कल्याण हो पाए और उन सभी को क्या है बेसिक नेसेसिटी मिल पाए। और जैसे कि यहाँ पे कुछ एक स्कीम्स के नाम दे रखे हैं, जैसे कि जनधन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, पीएम आवास योजना, पीएम सुरक्षा योजना, स्वच्छ अभियान, कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स जिसके अंदर ये भी था। और नेक्स्ट है हमारे पास मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, उसके बाद में पीएम मातृत्व वंदना योजना, उसके बाद में है राष्ट्रीय महिला कोष, और उसके बाद में है स्टेप यानी कि सपोर्ट फॉर ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। और भी ऐसी बहुत सारी क्या है प्रोग्राम और पॉलिसीज थी जिनसे क्या है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वुमेन का ही फायदा था। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालाइज एनी 3 रीजन फॉर रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। यानी कि हमें ऐसे 3 कारण बताने हैं जिसकी वजह से क्या है जो ग्लोबलाइजेशन है उसका विरोध किया जा रहा था। तो पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि ग्लोबलाइजेशन आखिरकार होता क्या है। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब है आइडियाज, कैपिटल और कमोडिटी, यानी कि जो सामान है और जो लोग हैं उनका क्या है दुनिया के एक कोने से किसी दूसरे कोने में जाना, उसे क्या है ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। और ये जो ग्लोबलाइजेशन है ना वो क्या है मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, यानी कि उसके अलग अलग पहलू है, किसी एक पहलू पे ये नहीं टिका हुआ। जैसे कि ये पॉलिटिकल भी है, इकोनॉमिक भी है, कल्चरल भी है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल है या इकोनॉमिक है या कल्चरल है, नहीं, ये मल्टी डायमेंशनल है जिसके अंदर ये तीनों ही आते हैं। तो अब जानते हैं उन 3 कारणों के बारे में। तो ये जो लेफ्टिस्ट पार्टी है जो गरीबों को ज़्यादा सपोर्ट करती है, उसका ये मानना है कि ये जो ग्लोबलाइजेशन है वो वेस्ट के कैपिटलिज्म को दर्शाता है, और साथ ही इससे क्या है जो अमीर है वो और ज़्यादा अमीर बनते जा रहे हैं और जो गरीब है वो और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। सेकंड पॉइंट है कि ये जो ग्लोबलाइजेशन है इसकी वजह से क्या हो रहा है कि किसी देश की सरकार जो है उसको क्या है ये कमज़ोर बनाती चली जा रही है, जिसकी वजह से उस देश के जो गरीब लोग हैं उनका इंटरेस्ट वो सरकार नहीं बचा पा रही है। थर्ड पॉइंट है कि जो राइटिस्ट पार्टी है वो भी क्या है एंजाइटी अपनी एक्सप्रेस कर रही है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल इफेक्ट्स के कारण। यानी कि जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल प्रभाव देखने को मिल रहे हैं हमें ग्लोबलाइजेशन के, उसकी वजह से जो राइटिस्ट पार्टी है वो भी कुछ ज़्यादा खुश नहीं है। तो अब आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब एनी 3 लेसन टोट बाय द एमरजेंसी ऑफ 1975। यानी कि 1975 के अंदर जो एमरजेंसी लगी थी उससे हमें क्या सीखने को मिला वो हमें बताना है। तो पहला लेसन तो हमें ये सीखने को मिला कि अगर कोई पार्टी कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, अगर वो लोगों के खिलाफ जाएगी, लोगों के इंटरेस्ट के खिलाफ जाएगी, तो उसका हारना भी तय है। जैसे कि इंदिरा गांधी क्या है 1977 के इलेक्शन में हार गई।
और सेकेंड लेसन हमें ये सीखने को मिला कि अब क्या है, कोई भी इंटरनल एमरजेंसी क्या है तभी लगा पाएगा जब क्या है आर्म्ड रेबिलियन हो, यानी कि जब हथियारों से क्या है आंदोलन किया जाए तभी क्या है इंटरनल एमरजेंसी लगाई जा सकती है। और साथ ही ये भी ज़रूरी है कि जो प्रेसिडेंट की एडवाइस है एमरजेंसी के लिए उसे क्या है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या है रिटर्न में दिया जाए। और तीसरा लेसन जो हमें इमरजेंसी से सीखने को मिला वो ये था कि जो सारे सिटीजन्स हैं वो अपने राइट के प्रति क्या है संचेत हो गए। अब उन्हें लगने लगा कि हमारे जो राइट्स हैं वो भी कोई चीज़ है, वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। और जो बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और NGO वगैरह है उन्होंने भी क्या है ह्यूमन राइट्स के प्रति लोगों को सचेत करना शुरू कर दिया और उनकी अहमियत उन्हें समझाई। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय ट्रेडिशनल नोशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी। यानी कि हमें बेसिकली क्या है जो ट्रेडिशनल नोशन है सिक्योरिटी का उसमें क्या है इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के बारे में बताना है। तो देखो जो ट्रेडिशनल नोशन है ना सिक्योरिटी का वो बहुत पुराने ज़माने का है और जिसके अंदर क्या है मिलिट्री को कंसिडर किया जाता है। तो पहले हम जान लेते हैं इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में। तो ये जो इंटरनल सिक्योरिटी है ना वो रिलेटेड होती है कंट्री के अंदर से ही, जैसे कि इंटरनल लॉ ऑर्डर हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो क्या है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक्सटर्नल चैलेंजेस को फेस करने के लिए। मान लो कोई देश है वो क्या है इंटरनली ही स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो बाहर के चैलेंजेस से क्या ही लड़ पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको और ज़्यादा एश्योर किया गया है, यानी कि उसको और ज़्यादा ध्यान दिया गया है सभी डेवलप्ड कंट्रीज़ में। ज़रूरी नहीं है कि आप यही क्या है आंसर लिख के आओ, अगर आपको क्या है ये क्वेश्चन का कोई और आंसर भी पता है तो आप वो आंसर भी लिख के आ सकते हो। तो अब आता है हमारे पास एक्सटर्नल सिक्योरिटी। इसके अंदर क्या है जो खतरा होता है ना वो मिलिट्री अटैक से होता है और मिलिट्री वॉर से खतरा होता है यहाँ पे। अब कोई एक कंट्री को क्या है दूसरी कंट्री से मिलिट्री अटैक का खतरा बना रहता है, वो होता है एक्सटर्नल सिक्योरिटी, जैसे भारत और पाकिस्तान का चलता है। और इस एक्सटर्नल सिक्योरिटी के अंदर क्या होती है, या तो कोई कंट्री क्या है वो क्या है प्रिवेंट कर सकती है अटैक को, या डिफेंड कर सकती है यानी कि अपना बचाव कर सकती है, या सरेंडर कर सकती है यानी कि घुटने टेक सकती है और बोल सकती है कि हम हार गए आप जीत गए। नेक्स्ट है कि या फिर वो क्या है अपना बैलेंस ऑफ पावर बना के रखे, यानी कि अगर उसी आशंका है या नहीं भी है फिर भी वो क्या है अपनी मिलिट्री वेपन्स या फिर क्या है अपनी कंट्री के अंदर वेपन्स इतने बना के रखे कि सामने वाली कंट्री क्या है 100 बार सोचे उसके ऊपर हमला करने से पहले। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ सीनो इंडियन रिलेशन सिंस 1962 ऑनवर्ड्स। जहाँ पे सीनो इंडियन रिलेशन आ जाए ना, मान लो चाइना और इंडिया के रिलेशन की बात हो रही है तो यहाँ पे हमें चाइना और इंडिया का रिलेशन बताना है 1962 से। तो जैसा कि आप सबको पता होगा इंडिया और चाइना का क्या है वॉर हुआ था 1962 के अंदर और उसके बाद में उसे क्या है 10 साल लग गए थे उस रिलेशन को नॉर्मल बनाने में चाइना के साथ। और जो अटल बिहारी वाजपेयी थे वो पहले ऐसे टॉप लीडर थे या हम कह सकते हैं फॉरेन मिनिस्टर थे जो क्या है चाइना गए थे 1979 के अंदर। उसके बाद में क्या है राजीव गांधी गए थे चाइना 1988 के अंदर। और उसके बाद में ही क्या है इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि चाइना के साथ जो रिलेशन और ट्रेड है ना वो क्या है और अच्छे किए जाएं। और क्या है एक बायलैटरल एग्रीमेंट भी हो चुका है दोनों के बीच में, जिसमें क्या है वो कल्चर को एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे को और साथ ही क्या है कोऑपरेशन करेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी में। और कई बार इस मुद्दे पर भी बात हो चुकी है, जो बाउंड्री को लेकर उन दोनों के बीच में डिस्प्यूट है या जो एक क्वेश्चन लगा हुआ है बाउंड्री को लेकर उसे भी क्या है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगी। और जो इंडिया और चाइना के लीडर या फिर जो ऑफिशियल है वो क्या है बीजिंग और न्यू दिल्ली क्या है जाते रहते हैं। तो अब आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस्ड बाय द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यानी कि सिक्योरिटी को लेकर ऐसे कौन से चैलेंज है जो क्या है फेस किए गए हैं न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ के, यानी कि ऐसी कंट्रीज़ जो क्या है आज़ाद हुई है एशिया और अफ्रीका के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। तो उनके लिए क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े सिक्योरिटी को लेकर वो हमें बताने हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। पहला पॉइंट ये है कि इन कंट्रीज़ को क्या है अपनी जो नेबरिंग कंट्रीज़ है उन्हीं के साथ जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट है वो देखना पड़ा है। सेकेंड पॉइंट है कि इन कंट्रीज़ को क्या है इंटरनल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा चिंतित रहना पड़ता है और इन कंट्रीज़ को बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी बहुत ज़्यादा खतरा है अपनी कंट्री से, क्योंकि क्या है कुछ एक कंट्रीज़ के अंदर ऐसे लोग भी होते हैं जो हमेशा दंगे फसाद करने को तैयार रहते हैं।
थर्ड पॉइंट है कि उन्हें क्या है जो डिस्प्यूट और डिफरेंसेस है बॉर्डर्स के ऊपर और टेरिटरीज को लेकर उन्हें भी क्या है सहना पड़ता है, और साथ ही साथ क्या है पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर भी जो दुविधाएं आ रही हैं उनको भी उन्हें सहना पड़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कंट्री के अंदर ही क्या है सरकार को सेपरेटिस्ट मूवमेंट भी सहने पड़ रहे हैं। लोग क्या है अलग अलग देशों की अलग अलग एरिया की डिमांड कर रहे हैं, और कई बार तो ऐसा हो जाता है जो इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स है वो दोनों ही क्या है एक कंट्री में एक साथ आ जाती हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि जो नेबर कंट्री है वही क्या है अपनी नेबर कंट्री के लोगों को क्या है भड़काती है, जिससे वो क्या है इंटरनल सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलाए, और जिस वजह से क्या है उस कंट्री के अंदर खलबली मच जाए। और इस चीज़ का नतीजा ये निकला है कि जो 95% आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कि जो हथियारों को लेकर युद्ध होते हैं 95% वो क्या है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स ही होते हैं, यानी कि देश के अंदर से ही कॉन्फ्लिक्ट्स उठते हैं। और हमें क्या है 1946 से लेके 1991 तक 12 हिस्सों में सिविल वॉर्स देखने को मिले हैं। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिस्प्यूट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द पॉलिटिक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्टीन्यूसली कंट्रोवर्शियल। यानी कि जो पॉलिटिक्स है जम्मू और कश्मीर की वो क्या है कंट्रोवर्शियल ही रही है, लेकिन उसके पीछे क्या है एक्सटर्नल और इंटरनल डिस्प्यूट दोनों ही क्या है रिस्पॉन्सिबल है, तो वो हमें बताने हैं। तो पहले हम जम्मू और कश्मीर के इंटरनल डिस्प्यूट के बारे में जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट है कि जो कश्मीर को स्टेटस मिला है एक इंडियन यूनियन के बीच में वो क्या है झगड़े का ही कारण रहा है। दूसरा पॉइंट है कि जो स्पेशल स्टेटस मिला है जम्मू और कश्मीर को आर्टिकल 370 के अंडर, यानी कि कुछ स्पेशल राइट्स वगैरह दिए गए हैं आर्टिकल 370 के अंडर, वो भी क्या है कंट्रोवर्शियल साबित होती हैं। तो अब क्या है हमारे दो व्यूज़ निकल के आते हैं, यानी कि दो मत निकल के आते हैं, देखते हैं वो कौन से हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि जो लोग जम्मू और कश्मीर के बाहर के हैं उनका ऐसा मानना है कि जो आर्टिकल 370 है ना वो क्या है जम्मू और कश्मीर का फुल इंटीग्रेशन नहीं करता एज अ स्टेट इंडिया के अंडर, यानी कि बाकी जो स्टेट है उनको ऐसा कोई राइट नहीं मिला हुआ, सिर्फ जम्मू और कश्मीर को ऐसा राइट मिला हुआ है, जिसकी वजह से क्या है ये इंडिया के अंदर पूरी तरह मर्ज नहीं हो पाता, ये इंडिया का पार्ट हमें नहीं दिखता इसकी वजह से। दूसरा पॉइंट है कि जम्मू और कश्मीर के लोग हैं उनका ये मानना है कि हमें क्या है डिमांड की थी एक प्लेबिसाइड की, यानी कि एक जनमत संग्रह की डिमांड की थी, वो अभी तक क्या है पूरी नहीं की गई है। और लोगों का ये भी मानना है कि जैसी डेमोक्रेसी पूरे इंडिया के अंदर है वैसी डेमोक्रेसी जम्मू और कश्मीर में नहीं है। तो अब हम जान लेते हैं एक्सटर्नल डिस्प्यूट के बारे में जो जम्मू और कश्मीर में चल रहे थे। तो पहला पॉइंट है जो पाकिस्तान है वो क्लेम कर रहा था कश्मीर के ऊपर कि कश्मीर पाकिस्तान का है, और सेकंड पॉइंट है कि पाकिस्तान ने क्या है इलीगली कुछ एक जो पार्ट है कश्मीर का वो क्या अपने हिस्से में कर लिया है, जिसे इंडिया बोलता है POK, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और दूसरी ओर क्या है उसे पाकिस्तान बोलता है आज़ाद कश्मीर, जो कि इंडिया का ही एक हिस्सा है। थर्ड पॉइंट है कि जो आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप्स है पाकिस्तान के अंदर वो क्या है सपोर्ट करते हैं विद्रोही मूवमेंट को जम्मू और कश्मीर के अंदर, और साथ ही ये जो पाकिस्तान है वो जम्मू और कश्मीर के लोगों को सरकार के खिलाफ भड़काने की पूरी कोशिश में लगा रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब एनी 3 मेजर डेवलपमेंट्स दैट लेफ्ट अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया आफ्टर द डेथ ऑफ राजीव गांधी, यानी कि राजीव गांधी की मृत्यु के बाद में हमें ऐसे 3 डेवलपमेंट्स बताने हैं इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर जिनसे हमें क्या है लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट देखने को मिलता है इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है हमें वही 5 डेवलपमेंट्स बताने हैं जो कि क्या है आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं। तो पहला डेवलपमेंट है एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम, यानी कि जो कांग्रेस पार्टी है तब से डिक्लाइन होना शुरू हो गई और एक ऐसा समय आया तब जो डोमिनेंस था कांग्रेस सिस्टम का वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। दूसरा है राइज ऑफ OBC पॉलिटिक्स, यानी कि मंडल इश्यूज़ वगैरह आए और यहाँ पे क्या है जो OBC वगैरह की पार्टी थी वो भी उभर कर सामने आने लगी। तीसरी डेवलपमेंट हुई डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद, जो कि हुई थी दिसंबर 1992 के अंदर। उसके बाद में क्या है हमें BJP पार्टी का राइज देखने को मिला। फिफ्थ पॉइंट है कि जो कोलिएशन ईरा और अलायंस पॉलिटिक्स है वो भी क्या है शुरू हो गई थी इस समय तक। 6 पॉइंट है कि जो रीजनल पार्टीज़ है उन्होंने भी क्या है बहुत मेजर रोल प्ले किया था कोलिएशंस को बनाने में सेंट्रल लेवल पर।
तो अब आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, एसेसेस द रोल ऑफ एशियन एज एन इकोनॉमिक एसोसिएशन, यानी कि हमें क्या है एशियन का एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की तरह क्या है डिस्क्राइब करना है। तो वो आई होप आप लोग क्या है डिस्क्राइब कर दोगे, और कुछ एक आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। अब मैं आपको क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ, उसके आंसर आपको साथ ही के साथ मिल जाएंगे, लेकिन वो आपको खुद पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि यही टाइम है जिसके अंदर आपको क्या है बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है और आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। और इस समय आप लोग क्या है हार नहीं मान सकते, ये आपका क्या है लास्ट समय है प्रिपरेशन का। तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को अच्छे से रीड कर लेना और इनके आंसर ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रेस द एवोल्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशन सिंस इट्स एस्टैब्लिशमेंट इन 1945, हाउ डज इट्स फंक्शन विद द हेल्प ऑफ इट्स स्ट्रक्चर एंड एजेंसीज। यानी क्या है 1945 से जब से यूनाइटेड नेशन बनी है तब से हमें क्या है इसके एवोल्यूशन के बारे में बताना है कि किस तरीके से इसमें चेंजेस आए, और साथ ही हमें क्या है इसकी स्ट्रक्चर और एजेंसी के थ्रू इसके फंक्शंस के बारे में बताना है कि ये काम क्या करती है। तो यहाँ पे मैंने आंसर दे दिया है, आप उसको अच्छे से रीड कर लेना। और एक बात और बता दूं मैं आपको कि ये जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बिल्कुल मत छोड़ के जाना। तो अब आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालाइज एनी 6 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947, यानी कि जो पार्टीशन हुआ इंडिया का 1947 के, उसके 6 नतीजे क्या निकले वो हमें बताना है। कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब होता है नतीजे, ठीक है, और रिजल्ट कॉन्सिक्वेंसेज एक ही बात है, उसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और ये भी क्या है उस पिछले क्वेश्चन का ही आंसर है, तो इसे भी ज़रूर से पढ़ लेना। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछ रखा है कि जो 4th जनरल इलेक्शन था 1967 का, उसके अंदर हमें क्या है क्या क्या चेंजेस देखने को मिले कंट्री के अंदर, वो हमें बताना है। तो ये रहा इसका आंसर, यहाँ से आप लोग क्या है इसका आंसर नोट कर सकते हो। और अभी तो आपके एग्ज़ाम होंगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप लोग इसे राइट करने बैठो, तो यहीं से इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इमरजेंसी है वो क्या है बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल एपिसोड क्यों माना जाता है इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर, और उससे रिलेटेड हमें क्या है 3 कारण बताने हैं जो कि मैंने आपको यहाँ आंसर में दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है कि जो गोवा लिबरेशन की स्टोरी है वो हमें बतानी है कि कैसे गोवा क्या है पुर्तगीज़ के चंगुल से छूटा और कैसे ये इंडिया का एक स्टेट बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछ रखा है कि हमें कोई भी क्या है ऐसे 6 स्टेप्स बताने हैं जो कि लिए गए थे कांग्रेस के डोमिनेंस को दोबारा से रिस्टोर करने के लिए 1971 के इलेक्शंस में। यानी कि अब जो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर कांग्रेस पार्टी अपनी अहमियत खो चुकी थी, वो क्या है कैसे उसने 1971 के इलेक्शन में दोबारा से रिस्टोर की, वो हमें बताना है। और हाँ, ये पार्टीज़ वाले क्वेश्चंस को देख के हाथ खड़े मत कर लेना, इनको प्लीज़ करके जाना, हो सकता है इन्हीं में से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी आ जाए। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है कि हमें 6 ऐसे फैक्टर्स के बारे में बताना है जिससे जो कांग्रेस पार्टी है वो हार गई थी 1977 के इलेक्शंस के अंदर। उसके हार के पीछे के क्या कारण रहे थे या क्या ऐसे फैक्टर्स थे वो हमें बताना है। तो ये रहा आंसर, आप इसे क्या है पढ़ सकते हैं। तो यहीं पर हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ख़त्म। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता देना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखी है तो वो भी आ चुकी है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ से उसे क्या है चेकआउट ज़रूर कर लेना।